दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.2 फंडामेंटल फोर्सेस। अब पहले तो हम इसको जो है वो डिटेल में नोट से स्टडी करेंगे, इसकी की डेफिनेशंस और की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बाद में लास्ट में हम जो है बुक से भी इसका ओवरव्यू लेंगे कि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो मूव करते हैं नोट्स पे। जैसा कि 3.1 के अंदर हमने कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एक ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी स्टडी की हैं। तो अब अगर हम उन सब को देखें तो वो तमाम जो फोर्सेस हैं उनकी जो बेसिक फोर्सेस हैं उनके पीछे वो ये चार फोर्सेस हैं जिनको हम फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये चार फोर्सेस ही हैं, इसी से ही बाकी सारी जो हैं वो मैनिपुलेट हुई हैं। बाकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। तो बेसिक ये चार फोर्सेस कौन सी हैं, इनके पहले मैं नेम बताता हूँ, फिर इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो नंबर 1 है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और नंबर 4 है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊं कि कंसीडर ये किया जाता है कि जैसे पूरी यूनिवर्स के अंदर एक ही कुव्वत है और वो खुदा की कुव्वत है, अल्लाह की वो ज़ात है, वैसे ही फोर्सेस जो हैं वो भी कोई ये अलग चार फोर्सेस नहीं है, बेसिक एक ही फोर्स है। बस हम अभी इनको जो है वो सेपरेट सेपरेट देख रहे हैं, इनको इकट्ठा किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट में एक मेजर जो है वो काम हो भी चुका है, और वो क्या है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई किया जा चुका है, बाकियों को भी करना बाकी है। तो नेक्स्ट में हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू मैसेस। कोई भी दो चीज़ें जिनका मैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी डायरेक्टली डिपेंड करेगी कि उनका मैसेज का प्रोडक्ट क्या है। अगर तो वो ज़्यादा है तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी, और अगर वो कम है तो वो कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होती जाएगी। तो ये ग्रेविटेशनल लॉ भी बोला जाता है कि कोई भी दो चीज़ें हैं जिनका मैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसकी जो एग्जांपल है वो है फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ। अर्थ पे जो चीज़ें गिरती हैं वो बेसिकली क्यों गिरती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है वो पुल कर रही है। अब हम अगर आपके जहन में आ रहा है कि दो इंसान क्यों नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, तो बेसिक इस वजह से कि उनका मैस जो है वो बहुत कम है और अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल है इस वजह से। इसी तरह द ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के इर्द गिर्द मून ऑर्बिटिंग कर रहा है, घूम रहा है, वो भी किस वजह से घूम रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द जो चीज़ें घूम रही हैं, जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही घूम रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग यूनिवर्सल एंड लॉन्ग रेंज, acting even at infinite distance, the gravitational force is actually the weakest of the four fundamental force, yet it dominates large scale structure like planets, stars, galaxies because it always attract and never cancel out. बेसिक ये आइडिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मून को, सैटेलाइट्स को, इवन सन जो है वो सारी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। तो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है ये हमें देखने को लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सबसे वीकेस्ट है। जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस हमने स्टडी की हैं उनमें सबसे वीक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसकी वजह ये है कि ये हमेशा डोमिनेट इसलिए करती है कि इसमें जो है कैंसलेशन नहीं होती, हमेशा अट्रैक्शन होती है और एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही। यानी दो बॉडीज़ जो हैं वो दोनों एक दूसरे को खींच ही रही हैं। ये नहीं होगा कि दोनों खींच रही हैं तो एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट कर दें। जैसे मैग्नेटिज्म में रिपल्जन भी होती है, तो बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी रिपल्जन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इट इंक्लूड बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो ये बेसिकली दो फोर्सेस को जो है वो इकट्ठा करके, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी मीन मतलब रुका हुआ है, स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं या कोई भी चीज़। मैग्नेटिक फोर्स जो है बिटवीन मूविंग चार्जेस और मैग्नेट। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो मैग्नेटिक
प्रॉपर्टीज़ शो करना शुरू कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। बेसिक आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, अगर तो हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल जो है उसको घुमाना शुरू कर दें तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं। या नंबर 2 पे अगर हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बनाते हैं, सिंपल हम कॉइल के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना शुरू कर दें तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो होना शुरू हो जाती हैं। नेल के ऊपर आप वायर को जो है वाउंड करके जो इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं जनरेट कर लेते हैं। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। दिस फोर्स एक्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड इज़ मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन। ये वाली जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इसका जो रोल है वो आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसको जनरेटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, मोटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन सर्फेसिस में भी आ जाती हैं। कीपिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंटैक्ट में भी ये तमाम जो फोर्सेस हैं वो आ जाती हैं। आपको पता है कि एटम जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो आइंस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। इसी तरह मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड एन इलेक्ट्रिक करंट कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी है। बोथ ऑफ विच आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को। ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, ऑल फंडामेंटल फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन अगर इनकी रेंज की बात की जाए तो रेंज बहुत कम है, बहुत ही कम डिस्टेंस तक जो है ये अपना असर ज़ाहिर करती हैं। और ये डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁵15 मीटर है, जिसको हम 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बस इसकी रेंज है, जो कि बहुत ही कम रेंज है। इसका जो प्राइमरी रोल है वो बेसिकली है कि होल्ड करता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुगेदर। अब इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो बेसिक क्योंकि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं वो इकट्ठे नहीं रह पाते। इसी तरह ओवरकम द रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस। और इसी तरह आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो हैं उनको प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं, तो उनके अंदर सबका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो यहाँ पे इनको भी इकट्ठा जोड़ के रखना जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का काम है। विदाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एटॉमिक न्यूक्लियाई कुड नॉट एग्जिस्ट, एटॉमिक न्यूक्लियाई ही एग्जिस्ट ना करें इन फोर्सेस के बगैर। होएवर इफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस रेंज, द स्ट्रॉन्ग फोर्स रैपिडली वैनिशेस। तो अगर एक ख़ास डिस्टेंस से ज़्यादा इनको सेपरेट कर दिया जाए तो ये वाली फोर्स उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। वैनिशेस मीन ख़त्म हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इन्वॉल्व इन रेडियो एक्टिव डिके, स्पेशली अ प्रोसेस नोन एज बीटा डिके। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो रेडियो एक्टिव डिके में शामिल होती हैं। इसमें एक प्रोसेस है जो कि बीटा डिके कहलाता है। उसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। न्यूट्रॉन है मीन उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव। लेकिन अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो प्रोटॉन बन गया। अब प्रोटॉन में चेंज हुआ है तो उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन मीन उसने रिलीज़ किया है, तो ही वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पार्टिकल कहलाएगा, और एक जो है एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होगा। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं लेप्टन फैमिली से। इनकी डिटेल में मत उलझें, बस इनके नाम याद कर लें। This force play a crucial role in the transformation of element inside stars and also in decay of radioactive element. ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होने में, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज होने में। और इसी तरह रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, although it is stronger than gravity, it is weaker than both the strong nuclear and electromagnetic forces. ठीक है, ये ग्रेविटी से तो स्ट्रोंगर है लेकिन बाकी दोनों से जो है ये वीकर है। तो थर्ड नंबर पे ये आ रही है। फोर्थ नंबर पे ग्रेविटी है, ये भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। नंबर 1 पे जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। एंड इट आल्सो एक्ट ओवर अ वेरी शॉर्ट रेंज अबाउट 10⁻⁻18 मीटर। तो इसकी जो रेंज है वो भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है। लास्ट पे जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन है यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। ये हमारे जो फ़ख्र पाकिस्तान हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम,
पाकिस्तानी फिज़िक्स थे ये। इन्होंने शेल्डन ग्लेशो और स्टीवन वेनबर्ग जो हैं इनके साथ मिलके ये काम किया था, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फ़िज़िक्स के अंदर। और ये पहले मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है फॉर यूनिफाइंग द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज इनटू अ सिंगल थ्योरी कॉल्ड इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो इन्होंने बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को सिंगल फोर्स के अंदर जो है वो मतलब ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कोई अलग अलग फोर्सेस नहीं है, बेसिक एक ही फोर्स हैं। Although these two forces appear different under normal condition, at extremely high energies they behave as different aspect of the same fundamental interaction। तो बेशक ये जो है नॉर्मल कंडीशन पे डिफरेंट बिहेव करती हैं, लगती हैं कि दो डिफरेंट फोर्सेस हैं, लेकिन हाई एनर्जीज पे अगर इनको देखा जाए तो ये सेम फोर्स की तरह ही फील होती हैं। दिस यूनिफिकेशन हैज़ बीन अ मेजर सक्सेस इन मॉडर्न फिजिक्स एंड हेल्प एक्सप्लेन पार्टिकल इंटरेक्शन एट द क्वांटम लेवल। और इसने जो है ये क्वांटम लेवल पे जो पार्टिकल की इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन किया है, जो समझने में हमें जो है वो मदद मिली है। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है ये 1979 में जो है वो दिया गया था डॉक्टर अब्दुल सलाम और इनके साथ इनके जो 7 को वर्कर थे। बुक से अगर हम ओवरव्यू लें तो सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस के नेम दिए गए हैं, फिर हर फंडामेंटल फोर्स को जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि वीकेस्ट है तमाम फोर्सेस में, और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये वीकेस्ट है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि ये दो मेन फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और ये इंटरचेंजेबल हैं, तो इन दोनों पे बेस कर रही है। फिर आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सबसे ज़्यादा जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, लेकिन इनकी जो रेंज है वो बहुत कम है, ठीक है। और इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाती हैं, जिसके अंदर आपने बीटा डिके को जो है ज़रूर मेंशन करना है। किस तरह से जो है वो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होता है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं या बीटा डिके बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, और इसकी रेंज जो है ये भी 10⁻17 मीटर है। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं उनका याद रखना है आपने। उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, किस ईयर में? 1979 में। और ये भी ज़रूर याद रखिएगा कौन सी दो फोर्सेस को इन्होंने यूनिफाई किया था, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। और कौन सी फोर्स बनी ये दोनों के मिलने से? इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस। तो ये आप लोगों ने याद रखना है।